मेहरबान कदरदान, देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। तो जनाब, आगे बढ़ने से पहले हल्की फुल्की नज़र पिछली केस पर भी मार लें। तो पिछली केस में हमने देखा था कि कैसे उस्मान वजीर की हर चाल को नाकाम बना देता है। बाला एक खूबसूरत से बेटे को बहुत सी मुसीबतें झेलने के बाद जन्म देती है और सारे दुश्मनों को मुंह की खिला के उस्मान कबीले में वापस आकर अपने बेटे की पैदाइश की खुशी में एक दावत का इंतज़ाम करता है। तो जनाब, अब बढ़ेंगे हम अगली किस्त की तरफ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि एपिसोड नंबर 84 को मैंने 3 पार्ट्स में तकसीम कर दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो इस वीडियो में आपको पहला पार्ट मिलेगा और जैसे जैसे बाकी दोनों पार्ट में अपलोड करूँगी तो इनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस किस के आगाज़ में हम देखते हैं कि उस्मान ने सब लोगों के साथ मिलकर एक जिरगा बिठाया हुआ होता है। उस्मान उन सबको बोलता है कि शुरू अल्लाह के 99 नामों से, जो हर शय का मालिक है और इस पूरी कायनात को तख्लीक करने वाला है। वो कहता है कि मसाइब और मुश्किलात एक बहादुर के लिए होती हैं। वो इन पर हमला आवर होती भी नहीं है कि जिनके अंदर इनको झेलने की ताकत नहीं होती। हम इसके लिए मुनासिब हैं, इसलिए वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती। हम मुश्किल और परेशानियों से गुजर रहे हैं, लेकिन अब वक्त है कि इन जालिमों को रोका जाए। वजीर आलिम शाह और गिगातू कभी भी नहीं रुकेंगे। इनका हल सिर्फ इंसाफ की तलवार से है। फिर एक सरदार बोलता है कि वजीर तो पूरे सुगूत को अपना इलाका समझने लग गया है। हर तरफ इसके सिपाही मौजूद होते हैं। हम इसका मुकाबला भला कैसे करेंगे? तो इस पर दूसरा सरदार बोलता है, सुगूत का बाजार और सोगूत काई की मलकियत है, क्योंकि इसकी फतूहात का सहरा सिर्फ काई को जाता है। वो पहले वाला सरदार बोलता है, अगर हम वजीर के सिपाहियों को हरा भी दें तो भला हम गेगातू के सिपाहियों का मुकाबला कैसे करेंगे? तो उस्मान बोलता है कि ये लोग खाली मनमानी करने वाले हैं। ये सालों से हमारे इलाकों में घुसते चले आ रहे हैं। अगर हमने अब भी कुछ ना किया तो सोगूत को भी खो देंगे और हमारा हाल भी बाकी के लोगों जैसा हो जाएगा। अगर हमने पहले इनको रोका होता तो ये सब कुछ हुआ ही ना होता। फिर उस्मान दाऊद लोहार को बोलता है कि कितनी तलवारें तैयार कर रखी हैं। तो दाऊद बोलता है कि मैंने हर सिपाही के लिए 5 तलवारें तैयार कर रखी हैं। इस पर सब लोग माशाअल्लाह बोलते हैं। फिर उस्मान आगचा चरवाहे से मुखातिब होता है और बोलता है कि जालिमों के खिलाफ कितने बारूद के घड़े तैयार कर रखे हैं। तो वो बोलता है कि 15, लेकिन अगर उसको मज़ीद वक्त दिया जाए तो वो 40 घड़े मज़ीद तैयार कर लेगा। फिर उस्मान कुमराल अब्दाल को बोलता है कि हमारे पास मरहम, इलाज और बिस्तर काफ़ी तादाद में हैं क्या? गर्ज उस्मान जंग की पूरी तैयारी कर रहा है। ये सब कुछ देख के सरदारों को भी काफ़ी तसल्ली और सुकून मिलता है। अब यहाँ पर उस्मान तमाम सरदारों को ये बात भी बताता है कि वज़ीर अकेला नहीं है, बल्कि इसके साथ कोई और भी मौजूद है। जिस पर तमाम सिपाही पूछते हैं कि वो मलऊन आखिर कौन है। इसके बाद सीन गुंगूर और वज़ीर पर आता है। गुंगूर वज़ीर को बताता है कि कैसे तमाम बागी सरदार जो हैं वो उस्मान के साथ हो गए हैं, और ये भी बताता है कि बहुत जल्द उमर साहब और उनका भाई एवाज़ भी उस्मान की मदद को आ रहे हैं। साथ एवाज़ की बेटी भी है। यानी कि अब ड्रामे में ना कुछ नए लोगों की एंट्री होने वाली है। अब देखना ये है कि वो लोग दोस्त के रूप में आते हैं या दुश्मन बन के। खैर, ये सब कुछ तो हमें आगे जाके पता चलेगा। खैर, वज़ीर गुंगूर को बोलता है कि हमें जल्दी करना होगी, इससे पहले कि वो लोग तादाद में ज़्यादा हो जाएं। फिर वो कहता है कि जो लोग उस्मान को चुन रहे हैं, इनका अंजाम भी उस्मान जैसा होगा। तो गुंगूर इससे इसका इरादा पूछता है कि अब आपका क्या इरादा है? जिस पर वज़ीर उसको बताता है कि हम में से कोई एक ऐसा शख्स है जो इसका वफ़ादार है, लेकिन गद्दार ये बात नहीं जानता कि हमें इसकी गद्दारी का इल्म है। फिर वो अरबे को कोनूर को बुलाने का बोलता है और गुंगूर को कहता है कि बेफिक्र रहो, एवाज़ के आने से पहले उस्मान की मौत हो जाएगी, लेकिन तुम अब जाओ ताकि गद्दार तुमको ना देख सके। फिर वज़ीर उसको बोलता है कि एवाज़ को साथ मिलाने की कोशिश करो, और गुंगूर उसको तसल्ली देकर वहाँ से चला जाता है। सीन फिर जिरगा में आता है, जहाँ पर सब लोग उस्मान से इस शख्स के मुतालिक पूछ रहे होते हैं। तो उस्मान को पिछला ख्याल आता है। जब वो लोग गेहातू को मारने वाले होते हैं तो वहाँ पर कुछ नकाब पोश आते हैं, जो असल में गुंगूर होता है, लेकिन इसके मुतालिक उस्मान नहीं जानता। फिर वो सबको बोलता है कि सुल्तान मसूद के आने से पहले इस साजिश का भी पता लगाऊंगा जिसके ज़रिए से सुल्तान की जान लेने की कोशिश की गई है। फिर वो सबको जंग की तैयारियों का बोलता है। इसके बाद सब लोग काफ़ी पुरजोश हो जाते हैं और बोलते हैं कि जब तक उस्मान साहब हमारे साथ हैं, कोई भी हमारे खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। तुर्गुत बोलता है कि सिर्फ कई ही नहीं, बल्कि मैं और मेरे सिपाही हर वक्त आपके साथ खड़े हैं। तो उस्मान बोलता है कि मैं जानता हूँ तुर्गुत। फिर वो सबको मुखातिब करता है कि अब से सिपाहियों की जिम्मेदारी गुंदोज साहब नहीं उठाएंगे, जिस पर सब लोग बहुत हैरान होते हैं, जबकि गुंदोज अफसरदा दिखाई देता है। फिर उस्मान बोलता है कि तुर्गुत साहब ने हर मुश्किल वक्त को मेरे साथ झेला है, इसलिए अब से सिपाहियों के लिए सुपह सालार
तुर्गुत साहब होंगे। गुंदोज बोलता है कि जैसे उस्मान साहब मुनासिब समझे। तुर्गुत उस्मान का शुक्रिया अदा करता है। फिर उस्मान बोलता है कि अब गिगातू की इस मौत को यकीनी बनाने का वक्त है। इसके बाद वो सब लोग चले जाते हैं, लेकिन उस्मान गुंदोज को रुकने का बोलता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ कोनूर वज़ीर के पास जाता है। वज़ीर इसको अपनी सारी झूठी प्लानिंग बताता है कि हम इस रास्ते से जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वगैरह वगैरह। फिर कोनूर के जाने के बाद अरबे को इसके पीछे लगा देता है, इस बात का यकीन करने के लिए कि कोनूर ने ये सारी तफसीलात उस्मान तक पहुँचाई हैं कि नहीं। खैर सीन फिर उस्मान और गुंदूस पे आता है। उस्मान गुंदूस को पूछता है कि क्या आप वजीफ़ा लेने पर नाराज़ हैं। गुंदूस कहता है कि मैं नाराज़ होने वाली हालत में नहीं हूँ, आपके साथ रहने के अलावा अब मेरा कोई और इरादा नहीं है। तो उस्मान बोलता है कि आप मेरे पास बाबा की अमानत हैं, और ये कि आपकी नीयत कबीला को मजबूत बनाना है। आपकी नीयत साफ थी, लेकिन अमाल गलत हो गए। आपने हमेशा कबीले की सलामती चाहिए, लेकिन तरीका गलत इख्तियार किया। अब से मैं आपको कबीले का नया ख़जानची मुकर्रर करता हूँ। तो गुंदूस कहता है कि अल्लाह गवाह है, जो मैंने किया इसके बाद तो मुझे खैमे की दहलीज पर पहरा देने में भी कोई एतराज़ नहीं होगा। उस्मान बोलता है कि मेरे साथ खड़े हो जाएं, हम मिलकर तरक्की करेंगे। जिस पर गुंदूस बोलता है कि आप हक के रास्ते पर हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। फिर उस्मान बोलता है कि आप नए तजारती रास्ते बनाएं, नए मुआहदे करें, कबीले को तरक्की दें, लेकिन किसी के जाल में फंसे बगैर। मुझे आप पर पूरा एतमाद है भाई। गुंदोज उस्मान को पूरे यकीन के साथ तसल्ली देता है। दूसरी तरफ अरबे मुसलसल कोनूर पर नजरें गाड़े होता है। वो देखता है कि कोनूर ये सारी तफसील एक कागज़ पर लिखकर आकचा दरवेश के हवाले कर दी। इसके बाद हम देखते हैं कि जलाली वज़ीर का ख़त लेकर सुल्तान के पास पहुंचा होता है, जिसमें वज़ीर ने उस्मान के ख़िलाफ़ उल्टा सीधा लिखा हुआ होता है। उसने ये भी लिखा होता है कि कैसे उस्मान ने गिगातू के साथ मिलकर जो है ना वो बादशाह को मारने की कोशिश की, जिस पर जो है ना सुल्तान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद वो उठकर खड़ा होता है और अपने लोगों को बोलता है कि वो काई कबीले जाएगा और उस्मान से सारा हिसाब किताब बराबर करेगा। यानी उस्मान की मुश्किल में एक और इजाफा होने जा रहा है। खैर दूसरी तरफ कोनूर अपना काम करके वापस आता है तो वज़ीर के आदमी इसके ऊपर तलवारों से घेरा डाल देते हैं। अरबी बोलता है कि कोनूर तुम्हारा खेल ख़त्म। इसके बाद वज़ीर कोनूर को मुक्के मारते हुए बोलता है कि तुमने अपनी गद्दारी साबित की है, तुम मेरे नहीं बल्कि सल्तनत के गद्दार हो। जिस पर कोनूर इसको बोलता है कि गद्दार मैं नहीं, गद्दार तुम हो। तुमने रियासत के साथ गद्दारी की, सिर्फ अपने मफाद के लिए। तुमने सिर्फ अपने लिए काम किया। शुक्र है कि मैंने वक्त पर असलियत देख ली। इसके बाद तो वज़ीर पागल होकर कुनूर को मारने लगता है। इसको बोलता है कि तुम्हारे ज़रिए से मैं अब उस्मान को पकड़ूंगा और तुमको सुल्तान के सामने फेंकूंगा। वज़ीर वापस मुड़ता है तो पीछे से कुनूर इसको बोलता है कि तुम एक खलीस और कमीने इंसान हो। वैसे ना आपस की बात है, वज़ीर की बिस्ती हर बार ना बड़ी खूब होती है। बहरहाल इसके बाद तो जैसे वज़ीर को कोई पागल कुत्ता काट लेता है, वो इसको खूब मारता है। फिर सिपाहियों को इसे ज़िंदान में डालने का बोलता है और उनको बोलता है कि इसको भूखा प्यासा रखा जाए। नूर उसको बोलता है कि मैं तुम्हारी किसी रियासत को नहीं मानता, मैं सिर्फ इस रियासत को मानता हूँ जो उस्मान बनाएगा। फिर सीन बाला और उस्मान पे आता है, जहाँ उस्मान अलाउद्दीन के लिए दुआ मांगता है। इसको गोद में लेता है, इसको प्यार करता है और बोलता है कि ये अपने नाना और माँ के नक्शे कदम पर चलेगा और कबीले के लिए रोशनी बनेगा। इतने में दस्तक होती है और बुरान बात करने की इजाज़त मांगता है, जिस पर उस्मान बाहर जाता है और बुरान इसको कुनूर का दिया हुआ ख़त देता है, जिसको पढ़ने के बाद उस्मान बोलता है कि अब वो वज़ीर को नहीं छोड़ेगा। इसके बाद उस्मान सिपाहियों के साथ निकल पड़ता है। इधर कबीले में कुछ लोग तिजारत का सामान लेकर बाजार जा रहे होते हैं, तो गुंदोज इनको ये कहकर रोक देता है कि हमें सामान को महफूज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जंग के दौरान हमें ज़्यादा से ज़्यादा सामान की ज़रूरत रहेगी और अब से जो भी सामान बाहर जाएगा वो पहले मेरी निगरानी में आएगा। इतने में तबल बजते हैं। गुंदूस हैरान होते हुए सामने देखता है तो घोड़े पर एक खातून सवार गुंदूस को नजर आती है। गुंदूस के पूछने पर वो उसको बताती है कि वो सलवा है, एवाज की बेटी। तो गुंदूस का खास आदमी बोलता है कि घोड़ों की तलाशी लेनी होगी, तो गुंदूस मना कर देता है कि इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये मलहून के चचा की बेटी है। इसके बाद सलवा अंदर की तरफ बढ़ जाती है। दूसरी तरफ निकोला का आदमी निकोला को एक थैला देता है, जिसमें इस आदमी का कटा हुआ सर होता है, जो वज़ीर के पास निकोला का पैगाम लेकर जाता है। तो निकोला बोलता है कि वज़ीर गिगातू के साथ रहते रहते बिल्कुल गिगातू जैसा ही एक जानवर बन चुका है। इसको लगता है कि वो उस्मान का अकेला मुकाबला करेगा, तो मैं भी उस्मान को अकेले मारूंगा, और उसके बाद जब मैं उस्मान का सर वज़ीर के पास लेके जाऊंगा तो वज़ीर का एतमाद दोबारा से जीत लूंगा। दूसरी तरफ उस्मान वज़ीर के सामने आता है, यानी कि जिस रास्ते से वज़ीर ने गुजरना होता है वहाँ पर उस्मान उसके सामने आता है। इसके बाद वज़ीर उसको देखकर हैरान होने का नाटक करता है, यानी कि फुल ड्रामा मोड में होता है। उस्मान उसको बोलता है कि तुम अपने अंजाम तक पहुंच चुके हो। तो वज़ीर बोलता है कि इतनी जल्दी क्या है, अभी तो बहुत कुछ है।
پھر وزیر کے اشارے پر اس کا ایک سپاہی ہوا کی طرف ایک تیر چلاتا ہے۔ اصل میں یہ ایک اشارہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہر طرف سے جیسے سپاہی ہی سپاہی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عثمان حیران ہو جاتا ہے کیونکہ یہ سب کچھ اس کی توقع کے برخلاف تھا، یہ سب کچھ اس نے نہیں سوچا ہوتا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر وہ لوگ آتے ساتھ ہی تیروں کی بارش کر دیتے ہیں، یعنی کہ آمنے سامنے سے عثمان کے لوگوں کے اوپر تیروں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ اب وہ سب لوگ ان تیروں کو ڈھالوں کی مدد سے روکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہ لوگ ایک رستہ بنا کر نکل جاتے ہیں کیونکہ تعداد میں کم ہونے کی وجہ سے اتنے سارے سپاہیوں سے لڑنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ پھر وزیر اپنے سپاہیوں کو ان کے پیچھے جانے کا بولتا ہے۔ پھر ایک جگہ پہ آ کر ترگت خود رک جاتا ہے اور ان سب کو بھی رکنے کا بولتا ہے۔ وہ ان کو بولتا ہے کہ وہ اس زمین سے اچھے طریقے سے واقف ہے، یہاں پر اس نے کچھ جال بچھائے ہوئے ہیں، اس لیے ان سب لوگوں کو بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا، لہٰذا جہاں جہاں وہ چلے سب لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلیں۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ ترگت کے قدموں کے پیچھے چلتے ہیں اور ایک محفوظ مقام پہ آ کر عثمان ترگت کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سپاہی دھڑا دھڑ ان لوگوں کے پیچھے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان تک پہنچنے سے پہلے ہی ترگت کے بنائے ہوئے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ اوپر سے وزیر آتا ہے اور اپنے آدھے سے زیادہ سپاہیوں کو گھڑے میں دیکھ کر بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور ان لوگوں کو خوب لعنت ملامت کرتا ہے، کیونکہ واقعی میں اگر یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا تو اس نے ایک دفعہ عثمان پہ قابو پا لینا تھا، لیکن اس کی ساری پلاننگ جو ہوتی ہے نا وہ فلاپ ہو چکی ہوتی ہے اور اس لیے وہ غصے سے پاگل ہی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وزیر اپنے بچے کچھ سپاہیوں کے ساتھ پھر سے حملہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہاں پر پھر سے ایک جنگ چھڑ جاتی ہے، دونوں ہی گروپ خوب اچھے طریقے سے جنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر عثمان کے سپاہی ہمیشہ کی طرح بہت بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ خیر ایک مقام پہ آ کے عثمان وزیر تک پہنچ جاتا ہے اور اس کو کولر سے پکڑ کے غصے سے بولتا ہے وزیر، اور وزیر کی تو مانو نہ سٹی گم ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف وزیر کے تہخانے میں ایک سپاہی مسلسل کنور کو پیٹ رہا ہوتا ہے۔ کنور اس کو بولتا ہے کہ بزدل آدمی، میرے ہاتھ کھولو، کس قسم کے مرد ہو تم، ایک بندھے ہوئے انسان کو مار رہے ہو تم میرے ہاتھ کھولو، پھر ہم ذرا آمنے سامنے آ کے مقابلہ کریں گے، پھر دیکھتے ہیں کہ کس میں کتنی ہمت ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ سپاہی مسلسل کنور کو نہ مار رہا ہوتا ہے، کنور بھی اس کو باتوں میں لگا رہا ہوتا ہے، اصل میں وہ پیچھے سے اپنے ہاتھوں کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ پھر جیسے ہی وہ سپاہی اس کو غصے سے مارنے لگتا ہے تو کنور اپنے ہاتھ کھولنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کو مار کر وہیں پر بے ہوش کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے پیروں کی رسیاں کاٹتا ہے اور وہاں سے نکل پڑتا ہے۔ ادھر جنگل میں عثمان کی سپاہی سلجوقی سپاہیوں پر قابو پا لیتے ہیں اور جتنے بھی بچے ہوئے سپاہی ہوتے ہیں ان سب کو بھی گڑھے میں پھینک دیتے ہیں۔ پھر عثمان وزیر کو شکنجے میں لیتا ہے اور اس کی حالت اس وقت لٹے پٹے جواری جیسی ہوتی ہے۔ عثمان کے ایک ہی پنچ سے زمین بوس ہو جاتا ہے۔ ترگت بھی آگے بڑھتا ہے، وہ بھی ماری کے اغوا کا ٹھیک ٹھاک حساب پورا کرتا ہے۔ پھر وزیر آخری پتہ کھیلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بولتا ہے کہ میں اکیلا نہیں تھا، تمہارا بھائی بھی میرے ساتھ تھا، یعنی کہ وہ عثمان کو گندوز کے خلاف بھڑکانے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ تو عثمان بولتا ہے کہ میرے بھائی کی نیت صاف تھی، وہ تم تھے جس نے اس کے اندر زہر انڈیلا تھا۔ پھر وزیر بولتا ہے کہ مجھے یہیں پر مار دو، اگر تم نے مجھے یہاں پر چھوڑ دیا نا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ ساتھ ساتھ وہ عثمان کو تاؤ دلانے کی پوری کوشش کرتا ہے، جس پر وہ مزید مکے بھی کھاتا ہے۔ پھر وہ بولتا ہے کہ گیخاتو تمہیں نہیں چھوڑے گا، تم جو میری حالت کر رہے ہو اس کے بعد تمہیں گیخاتو کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو عثمان کہتا ہے کہ تم اس کی فکر نہ کرو، اس کی بھی باری آئے گی اور یہ سب میں تمہاری مدد سے کروں گا۔ اتنے میں کونور بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور اس کو دیکھ کر وزیر غصے سے اس کو گھورتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس پارٹ کا اختتام ہو جاتا ہے۔